आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? लगाम जरूरी है, देशवासियों को सोचने की जरूरत है। प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी, वही हुआ। सलीम जावेद की लिखी एक मशहूर फिल्म है दीवार। फिल्म के एक सीन में बच्चन अमिताभ का किरदार और विजय और शशि कपूर का किरदार रवि बहस में पड़ जाते हैं। विजय कहता है कि आज मेरे पास बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, गाड़ी है, क्या है तुम्हारे पास? रवि पनियाई आंखों से जवाब देता है, मेरे पास मां है। विजय निरुत्तर हो जाता है। सवाल है कि क्या यही पैटर्न सिर पर तिंदा बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को मिलने वाला है? क्योंकि मुद्दों की बांट जोहते बिहार चुनाव में मां बहस के केंद्र में है। एक यात्रा जो शुरू तो हुई थी वोट चोरी के आरोप के साथ, ऐसा लगता है कि उसका हासिल मां और व्यापक तौर पर देखें तो महिलाएं होने वाली हैं। महिलाओं के मुद्दे पर बहस, एक भावुक बहस, चुनाव के लिहाज से क्या ये एक फैक्टर साबित होने वाला है? क्योंकि बिहार चुनाव में वोटिंग का पैटर्न बताता है कि महिलाएं बिहार में राजनीतिक दलों का मुस्तकबिल तय करती आई हैं। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप खबरगांव समाचार देख रहे हैं। इस एपिसोड में बात होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां को अपशब्द कहे जाने वाले प्रकरण पर क्या कहा, ये पूरा मामला है क्या? जीविका दीदियों के कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने क्या संदेश दिया और कांग्रेस की ओर से क्या जवाब आया? अंत में बात होगी कि दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत पर आज जब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई तो क्या बातें हुई, क्या कुछ कहा गया, किसे जमानत मिली और किसकी याचिका खारिज कर दी गई? क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना, जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर यानी आज बिहार के एक कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। कार्यक्रम था बिहार राज्य जीविका निधि शाखा संघ लिमिटेड का। कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जुड़े हुए थे। कार्यक्रम में आधे घंटे से कुछ ज्यादा वक्त प्रधानमंत्री ने बोला। शुरुआती मिनटों में उन्होंने जीविका निधि शाखा संघ की शुरुआत के लिए बिहार को बधाई दी। राज्य की एनडीए सरकार और सीएम को भी बधाई दी गई। इसके बाद महिलाओं के लिए अपने सरकार के समर्पण का जिक्र करते भाषण दरभंगा की ओर मुड़ गया, जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान एक विवाद हो गया था। क्या हुआ था? 27 अगस्त को यात्रा दरभंगा पहुंची थी, जहां एक मंच से प्रधानमंत्री को गाली दी गई। उनकी मां के लिए अपशब्द कहे गए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। उसी घटना की चर्चा पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में की। क्या कहा, सुन लीजिए। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। पीएम ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्हें चांदी की चम्मच लिए जन्म लेने वाला युवराज कहा। एक गरीब मां की तपस्या, उसके बेटे की पीड़ा, ये शाही खानदानों में पैदा हुए युवराज नहीं समझ सकते। ये नामदार लोग तो सोने चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। बिहार की महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वो तो एक बार को इन्हें माफ भी कर देंगे, लेकिन माताएं बहनें नहीं करेंगी। मैं बिहार की जनता के सामने मां को गाली देने वालों से कहना चाहता हूं,
मोदी तो तुम्हें एक बार माफ कर भी देगा, लेकिन भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। इसलिए आरजेडी और कांग्रेस को सात बहिनी से माफी मांगनी चाहिए, छठी मैया से माफी मांगनी चाहिए। साथियों, मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा, इस अपमान की जवाबदेही तय करवाना बिहार के हर बेटे की भी जिम्मेदारी है। आरजेडी कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली जिस शहर में जाएं, उन्हें चारों तरफ से एक आवाज सुनाई देनी चाहिए। हर मां बहन को मैदान में उतर करके उनसे जवाब मांगना चाहिए। हर गली मोहल्ले में से एक ही आवाज आनी चाहिए, मां को गाली नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इज्जत पर वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आरजेडी का अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। कांग्रेस का वार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पीएम का भाषण खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान भी आया। उन्होंने क्या सफाई दी, सुनिए जरा। जिस दिन ये गाली कांड हुआ, उसके दूसरे दिन से लगातार मैं आप सबको बार बार कह रहा हूं कि ये टूल किट का हिस्सा है। इस टूल किट में अगला चरण है कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे ओ देखो मुझे गाली दे दी। वही हुआ जो कहा मैंने 4 दिन पहले, ये हो रहा है आपके सामने। न कांग्रेस में कोई ऐसा नेता या कार्यकर्ता है जो किसी की मां का अपमान कर सकता है। मैं पूरी उम्मीद है मुझे कि बीजेपी में भी ऐसा नहीं होगा। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा? तो इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए नहीं उपयोग करनी चाहिए। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान उन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, हमें अच्छा नहीं लगा। और अब ये टूल किट चलेगा भी नहीं कि आप किसी से बदमाशी करा दो, हमारे मंच जहां सभा समाप्त हो गई वहां अपने आप को गाली दिलवा दो, फिर आओ रोने, देखो मुझे गाली दे दी, मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री के आज के भाषण के बाद क्या महिला सम्मान बिहार में एक चुनावी मुद्दा बनने जा रहा है? पीएम ने छठ पर्व से लेकर बिहार से बहने वाली नदियों तक का जिक्र किया। कहा कि बिहार में इन्हें मां कहा जाता है। भोजपुरी में भी बोले, फिर इसे आरजेडी के कार्यकाल से भी जोड़ दिया और कहा कि भारत की धरती ने मां का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं किया है। मैं बिहार के लोगों से भी कहूंगा कि इस अपमान की भरपाई हर बेटे की जिम्मेदारी है। आरजेडी और कांग्रेस के नेता जहां भी जाएं, जिस गली में जाएं, उन्हें चारों तरफ से आवाज आनी चाहिए। ये अपील बताता है कि कोशिश तो यही है कि दरभंगा में जो हुआ उसे चुनावी मुद्दे में तब्दील कर दिया जाए। ये अपील अलबत्ता ही नहीं है, बल्कि बैकग्राउंड में बीते कई चुनावों के आंकड़े हैं जो बताते हैं कि अगर बिहार चुनाव में ये मुद्दा वोट डिसाइड करने लगे तो फिर महागठबंधन के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। बहुत वक्त नहीं बीता, लोकसभा चुनाव 2024 को बीते। वोटिंग के आंकड़े बताते हैं कि बिहार में कुल 56.28% वोटिंग हुई थी, जिसमें महिला वोटर्स का हिस्सा 59.45% का था। पुरुषों का 53% हिस्सा था। लगभग 6.25% ज्यादा था इनका आंकड़ा। बिहार में पिछले 2 विधानसभा चुनाव के आंकड़े भी महिलाओं के निर्णायक होने की गवाही देते हैं। 2020 का ही चुनाव ले लीजिए, विधानसभा की 243 में से 167 सीट पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोटिंग की। महिला वोटर्स का झुकाव एनडीए की तरफ रहा, सरकार भी एनडीए की ही बनी। इस चुनाव में महिलाओं ने करीब 60% वोटिंग की। पुरुषों का वोटिंग में हिस्सा करीब 54% का था। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में 243 में से 202 सीटों पर महिला वोटर्स ने पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोटिंग की। इसकी एक बहुत सीधी वजह यह है कि रोजी रोटी के सिलसिले में बिहार में महिलाओं की तुलना में पुरुष ज्यादा दूसरे शहरों में रहते हैं, वोटिंग के दौरान मौजूद नहीं होते हैं, लेकिन महिलाएं घर पर होती हैं जो वोट देने निकलती हैं।
ऐसे में वोट देने के मामले में सूबे की महिलाएं पुरुषों की तुलना में ज्यादा वोकल हैं। ये बात कमोबेश हर राज्य में देखने को मिलती है, जिसका नतीजा है कि अलग अलग राज्यों की सरकारें महिलाओं के लिए डायरेक्ट कैश देने की योजनाएं चला रही हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली में महिला समृद्धि योजना चल रही है, जिसमें महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए दिए जा रहे हैं। ओडिशा में सुभद्रा योजना चल रही है, जहां हर साल में 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं। 5-5 हजार की 2 किश्तों में ये पैसे दिए जाते हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना के तहत हर महीने 1250 रुपए मिल रहे हैं। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहन योजना के तहत 21 से 65 साल के बीच की उम्र वाली महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपए दिए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत हर महीने 1,000 रुपए डायरेक्ट खाते में पहुंच रहे हैं। SC/ST समाज की महिलाओं के खाते में 1,200 रुपए भी आ रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपए हर महीने महिलाओं को दिए जा रहे हैं। इनमें से ज्यादातर वो योजनाएं हैं जो चुनाव के ऐन पहले पार्टियों ने अपने घोषणा पत्र में डाल दिए थे। सरकार बनी उसके बाद ये योजनाएं शुरू हो गई, तो एक ट्रेंड भी अब बनता हुआ दिख रहा है कि हर पार्टी की प्रायोरिटी में महिला वोटर्स हैं, जहां उनका वोट एक मुश्त हासिल करने की जुगत लगातार होती रही है। बिहार के संदर्भ में देखें तो नीतीश कुमार की राजनीति की जब भी समीक्षा होती है, पत्रकार महिला वोटर्स को मेंशन जरूर करते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये महिला वोटर्स ही हैं जिन्हें अपने खेमे में जोड़े रहने के लिए तमाम विरोधों के बावजूद नीतीश कुमार राज्य में शराबबंदी के फैसले पर टिके हुए हैं। अब चुनाव से ठीक पहले एक और नई योजना नीतीश सरकार ने शुरू की है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। इसके तहत महिलाओं को बिजनेस करने के लिए सरकार पहले 10 लाख रुपए की मदद देगी। 6 महीने के भीतर ये मदद 2 लाख रुपए तक की होगी। ऐसे में आधी आबादी से जुड़ सकने वाला मुद्दा चुनाव में क्या गेम कर सकता है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हालांकि इस सवाल का जवाब अभी देना जल्दबाजी होगी कि प्रधानमंत्री ने आज जो भाषण दिया, जो बातें कहीं, वो बिहार चुनाव में मुद्दा बनेगा या नहीं, और ये कोई वोटिंग फैक्टर साबित होगा या नहीं। आपका मानना क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम चलते हैं अगली खबर की ओर, जो आई दिल्ली से। दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक सुनवाई थी। दिल्ली दंगों के आरोपियों की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। किन किन आरोपियों की याचिका पर सुनवाई हुई, पहले वो जान लीजिए, फिर बात करेंगे कि कोर्ट में क्या कुछ कहा सुना गया। कुल 9 आरोपियों की पिटीशन पर सुनवाई हुई, जिसमें उमर खालिद, शर्जील इमाम, अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद का नाम शामिल था। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में सुनवाई के दौरान एडवोकेट त्रिदीप पाइस ने उमर खालिद का पक्ष रखा। त्रिदीप पाइस ने कोर्ट में कहा कि बिना कोई मैसेज भेजे सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में रहना कोई अपराध नहीं है। पाइस ने यह भी दलील दी कि खालिद से कोई वसूली, पैसा या अन्य कोई चीज बरामद नहीं हुई और 23-24 फरवरी 2020 की रात को हुई कथित गुप्त बैठक बिल्कुल भी गुप्त नहीं थी, जैसा कि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था। एडवोकेट रेबेका जॉन ने खालिद सैफी की ओर से दलील दी कि क्या बिना किसी नुकसान के मैसेज के आधार पर UAPA या अभियोजन पक्ष द्वारा मैसेज के आधार पर कहानियां गढ़ने का प्रयास मुझे जमानत देने से इनकार करने का कारण बन सकता है। क्या ये UAPA के तहत मुझ पर मुकदमा चलाने का आधार भी बन सकता है। शर्जील इमाम ने दलील दी कि वो सभी सह आरोपियों से पूरी तरह अलग हैं और दिल्ली पुलिस द्वारा लगाए गए किसी भी तरह के षड्यंत्र या षड्यंत्रकारी बैठकों का हिस्सा नहीं है। इमाम के वकील एडवोकेट तालिब मुस्तफा ने कोर्ट में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित दंगों में इमाम की भूमिका 23 जनवरी 2020 तक की बताई गई है और दिल्ली पुलिस द्वारा जिस अंतिम प्रत्यक्ष कृत्य पर भरोसा किया गया है वो बिहार में उनके द्वारा दिया गया एक भाषण है। कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि अगर कोई देश के खिलाफ काम करता है तो उसका दोषी या निर्दोष साबित होने तक जेल में ही रहना बेहतर है। मेहता ने कहा कि आरोपियों की मंशा थी कि एक खास दिन पर दंगा भड़काकर देश को ग्लोबली डिफेम किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने यह फैसला दिया कि सभी 9 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की जाती है। ये भी जानते चलिए कि ये सभी आरोपी साल 2020 में जनवरी से सितंबर के बीच गिरफ्तार किए गए थे। खैर, कोर्ट का फैसला आया तो रिएक्शन भी आए।
पत्रकार और लेखक राहुल पंडिता ने एक्स पर लिखा, माफ कीजिए, ये न्याय नहीं है। बिना जमानत के 5 साल। मेरे कुछ लोगों से मतभेद होंगे, लेकिन ये न्याय नहीं है। वकील प्रशांत भूषण ने लिखा है, बिना किसी सुनवाई के 5 साल की कैद के बाद उमर खालिद और 6 अन्य को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा जमानत देने से इनकार करना न केवल न्याय का मजाक है, बल्कि इतिहास में इन न्यायाधीशों के रिकॉर्ड पर एक कभी न मिटने वाले धब्बे के रूप में दर्ज होगा। पैथेटिक। जब जब ऐसे फैसले आते हैं, एक वाक्य याद आता है, बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। खबरगांव समाचार के इस अंक में बस इतना ही। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए इस रिपोर्ट को तैयार किया था हमारे साथी आकाश ने, इसे शूट किया इरशाद ने। मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।